अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रांसमिशन के डे 3 में खुश आमदीद। आज बहुत ज़्यादा मैचेस हैं आपके लिए। आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी, सी और डी के पहले राउंड्स कंक्लूड होंगे, लेकिन वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। वी सॉ 2 ब्रिलियंट मैचेस लास्ट नाइट जिसमें यूएसए और कनाडा दोनों ने फीचर किया। तो नाउ वी हैव ऑल 3 होस्ट टीम्स प्लेइंग एट लीस्ट देयर फर्स्ट गेम्स। और उसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी भी हमने बड़ी कमाल की देखी। लेकिन टुडे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बिकॉज टुडे Brazil will play against Morocco. That will be a massive game. Qatar versus Switzerland, another big game. उसके अलावा Haiti versus Scotland, एक ऐसी गेम जिसमें सिर्फ रेहान बात करेंगे। और चौथी गेम will be Australia versus Turkey. So it will be amazing day. And with me, I have my wonderful co-host, the extremely talented Roha Nadeem. Roha, ज़बरदस्त। आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि आज ब्राज़ील खेल रही है, मोरक्को खेल रही है, and it's going to be amazing. I think we can all feel the excitement क्योंकि आज जिस तरह आपने बताया the number of fixtures, और ग्रुप डी को भी आज हम देखेंगे एक्शन में, ग्रुप सी को भी हम देखेंगे, ग्रुप बी की भी कंटिन्यूएशन होगी। तो एक तरह से एक अच्छी पिक्चर हमें आज नज़र आएगी कि क्या टैलेंट है अक्रॉस दीज टीम्स। एंड ऑफ कोर्स द बिग मैच ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को, वी विल बी बिल्डिंग अप टू दैट एज वेल। और साथ ही साथ हम आज जो है अपने शो में एज ऑलवेज कल के मैचेस को भी रिव्यू करेंगे विद आवर एक्सपर्ट पैनल। एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस भी हम करवा लेते हैं। वी हैव गॉट आवर वंडरफुल सेट ऑफ फुटबॉल एक्सपर्ट्स हेयर ऑन किक ऑफ। Former Pakistani footballer Abiha Haider is with us, sports analyst Hassan Azam, sports analyst Turab Rizvi, and senior sports analyst Rehan Al-Haq. Thank you so much everyone for being a part of Kickoff once again. We're so glad to have all of you. Rehan, आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं लगा मैंने आपकी सीनियरिटी को? ये बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल था, क्योंकि मैंने अगर मैं इंट्रोडक्शन देता तो मैं कहता कि हमारे जॉनथन डेविड, रेहान उल हक के नंबर्स उनके बड़े अच्छे होंगे, लेकिन कल मेरा गंद ही मारा है। तो खैर अभी डिटेल में भी ये बात करेंगे, बिकॉज अभी आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि प्रेडिक्शंस में आज कौन जीत रहा है, कौन लीड कर रहा है। सो वी विल बी रिवीलिंग दैट जस्ट इन अ बिट। बट Heather, before we go towards all of that, what a beautiful जो couple of opening ceremonies हमने कल देखी in Canada and USA. Exceptional, जो एक celebration of cultures through music and art and just overall उनकी जो creative industries हैं, the best of that was on display yesterday. I think the party is still going on in the USA, Canada and Mexico. कल जब हम आपका साथ छोड़ के गए थे तो उस वक्त we were building up to the first match that was played yesterday, and it was between Canada and Bosnia-Herzegovina. Let's just quickly have the confirmation of the score of that match. Chances काफ़ी ज़्यादा मिले कनाडा को, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कनाडा ended up just drawing the match against Bosnia-Herzegovina. Bosnia with significantly less
possession of 32%, managed to get a result out of this. इसमें काफ़ी ज़्यादा talking points हैं. Edin Dzeko stayed on the bench. Jonathan David did not have the best of his games. लेकिन उसके अलावा there were some other points to discuss as well. इसी मैच पे बात करेंगे. अभी I'll start off with you. मैच आपने देखा, not the best of performances by Canada. What do you think they were lacking? I think absolutely not the best of performances by Canada, but still हम Canada को congratulate कर सकते हैं for the mere factor that उनको अपना पहला World Cup point मिल चुका है. Because कल भी जैसे हमने बात की थी, आज से पहले Canada कभी भी कोई World Cup मैच नहीं खेला. And I think इस चीज़ का number one तो जो नहीं कोई point नहीं लिया, कोई point नहीं किया, कोई point उनको नहीं मिला. एंड जो मेजर फैक्टर जो कैनेडियन टीम ने लैक किया कल, दैट देयर की प्लेयर अल्फोंसो डेविस वाज ऑन द बेंच, ही वाज नॉट प्लेइंग, एंड दैट वाज द रीज़न कि जो टैक्टिकल एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कैनेडियन टीम को, जो बॉल कैरिंग एबिलिटी होता है, जो पोजीशन होल्ड करना होता है, डिफेंस को तोड़ना होता है, दैट दे लैक्ड मैसिवली. बट इसी चीज़ का आई थिंक फ़ायदा उठाया है बोस्निया टीम ने, दैट दे स्कोर्ड इन अर्ली गोल इन द 27th मिनट ऑफ द मैच, इवन दो उनके भी की प्लेयर वॉज ऑन द बेंच. जेको वॉज नॉट प्लेइंग इन द मैच. बट स्टिल मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं कि दोनों टीम्स ने यहाँ से जब आगे अपने मैचेस में प्रोग्रेस करना है तो दे रियली नीड टू ब्रिंग देयर की प्लेयर्स बैक ऑन द टीम्स, अदरवाइज उनका सर्वाइवल इन द ग्रुप स्टेजेस मुश्किल हो जाएगा. एब्सोल्युटली वेल पॉइंटेड आउट. हम अभी थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे, गोल्स भी देखेंगे. बट हसन, कमिंग टू यू, कनाडा के टैक्टिक्स के ऊपर काइल लैरेन की तरफ से जो एज अ सब वो आए और उन्होंने जो है वो गेम को चेंज किया. जिस तरह अभी ने भी पॉइंट आउट किया कि बॉस्निया ने इतने चांसेस नहीं क्रिएट करने दिए कनाडा को. सो डू यू थिंक दे कुड हैव वॉकड अवे विद मोर देन जस्ट दैट वन गोल? I think they should have walked away with more than just that. I mean, आप जॉनथन डेविड का देखें, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला है. ओलिवर शे को देखें, दो उन्हें चांस मिले, गोल लाइन क्लियरेंसेज हुई कोलासिनाच की तरफ से, ऊटिच की तरफ से. Overall, I think the frustration was showing in the crowd as well. Canada should have won that game, and it was one of those games जिसमें Canada ये confirm कर सकती थी कि वो top 2 positions पे फिर fight कर रहा हो स्विट्जरलैंड के साथ. Where they lacked off was कि उन्हें उतनी finishing touch जो होना चाहिए था, वो finishing touch उनकी तरफ से नहीं आया. But credit to the manager Jesse Marsh, वो उनकी maple pressing Canada की तरफ से नजर भी आई, which was quick intricate play in the final third. Using the flanks on the right side, especially Johnston वहाँ पर मौजूद थे. लेफ्ट साइड पे वो मिलर फेल्ट अ लिटिल बिट अलोन, तो वो कट इनसाइड कर रहे थे, उतनी उन्हें स्पेस नहीं थी मिल रही क्योंकि अल्फोंसो डेविस मौजूद नहीं थे, जैसे अबीहा ने कहा. बट ओवरऑल लोड्स ऑफ पॉजिटिव साइंस फॉर कनाडा. काइल लारेन को लेकर आना, पहले टच पे बॉल को कंट्रोल करके, द वे ही फिनिश्ड वाज ह्यूज एंड वी ऑल सॉ द सेलिब्रेशंस. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फर्स्ट फॉर कनाडा इन दिस वर्ल्ड कप. First time they've got on a point, first time they'll be looking to go into the round of 32 or exit the group stage at least, get their first win as well. So positive things there, but some things to definitely iron out. Rehan, Jovo Lukic and Kyle Larin were the two scorers. We'll also show the goals. I'll really appreciate if you can walk us through the goals. लेकिन यहाँ पे अभिया ने एक बात की कि कि वो struggle करे through balls और final third में आना. I would actually disagree with that क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ nail final finishing was the bigger issue for me as far as Canada was concerned. I think Canada की final finishing was an issue and one of the major things is कि अगर आप मार्श की management style देखें तो usually उनका बहुत clear identity होती है which is use one of the flanks. It's very rare कि he uses both the flanks. तो अगर अल्फोंसो डेविस के लिए होते हैं वो left पे concentrate करते हैं, कल वो चीज़ नहीं आरजी मिलर की तरफ से, तो he shifted more of the focus on the right hand side. And we saw कि उनके most attacks भी उस area से आए हैं. I think once Bosnia got that goal, they sat deep. They could sit deep and they tried to play in a low block. Canada, I think the impressive thing was कि the way they moved the ball, they still got in behind so many times and they should have finished those chances off. At the end of the day, it was not a huge XG. But Canada, when you're playing at home, you need to capitalize on those chances. And we'll show the goals as well. अगर इस वक्त हम स्क्रीन पर अगर गोल साथ में लेकर आए तो आप just walk us through these goals. ये देखिए, जो पहला गोल यहाँ पर इस वक्त ये actually this is the equalizer. Yeah. So this first goal, great build-up from deep in the left back position, and then that strike at the bottom right it just showed that pure quality up front. That I think there was a deflection there as well. It was a slight deflection, but you could see that he was aiming for that bottom right corner, and you need a slight deflection. It doesn't matter. He still got the goal. But wahi finishing that Jonathan David was lacking in that striker. Carl Lyon just brought that in, and that first shot and that
how important that shot was. He's in the right position as well, which I really like. That right in between the two centre backs, which had an amazing performance. Like his positioning in his goal was very impressive as well. That he just sniffed the goal, जिस तरह हम कहते हैं, and that ball coming in from that inverted left back position, that drive, it was a very impressive goal. I think Jesse Marsch was extremely impressed with that goal. Yeah. बोस्निया का गोल भी जी आपको दिखाएंगे Ryan Reynolds was in the crowd. हाँ कनाडा का है ना यार, Supporting. कितना I think there is going to be a lot of celebrity spotting. तो ये भी एक exciting part है when the World Cup is happening in USA and Canada. स्पेशली जो लॉस एंजलिस में मैचेस होंगे, Exactly. स्पेशली जो लॉस एंजलिस और आज के बड़े मैच के लिए I am very interested in watching celebrities. लेकिन if you can just get the Bosnia goal on screen, क्योंकि again ये this came during a passage of play जहाँ पर कनाडा आगे ब्रेक कर रहा था, लेकिन I think Rehan, fair to say that the keeper was completely out of position there. I think yeah, but also जो हम आजकल modern corner techniques देख रहे हैं, which they surround the goalkeeper and it's very difficult for him to get into a good position there. But the flick on is amazing. I think Krasnic had a great match overall as well. And for Bosnia to get this goal, that meant कि Bosnia could sit deep. इस मैच का ज़्यादा मज़ा तब आता अगर Canada would have scored early. Bosnia को अगर मिलता कि they have to come back into this game, they would have tried to step up their game, and then Canada could have, you know, maybe scored more goals. But I think perfect for Bosnia. जहाँ तक बात यह है कि Bosnia, where can Bosnia go from this? हमने Canada की तो बात कर ली. Edin Dzeko की हमने बात की. One of the reasons Edin Dzeko did not play is because maybe he has a shoulder injury, and he might have come off the bench. But I think कल he wasn't ready for this game. ठीक है जी, जो दूसरा मैच हुआ उसके अंदर USA clearly stamped their authority on the FIFA World Cup 2026, जहाँ पर एक phenomenal performance saw them come out 4-1 victors against Paraguay. Just look at the number of attempts there, 16 attempts and 6 shots on target. और ये एक पोचेटिनो के लिए probably सबसे बड़ी significant performance थी after the defeats that they had early on. We'll jump straight into the goals and we'll start off with that own goal. ये USA के goals हम primarily दिखाएंगे आपको. ये देखिए, अब आप देखिए जो ओन गोल था, तुराब पुलिसिक ऑन द लेफ्ट, वेस्टर्न मैकेनी ट्राइंग टू कट इट एंड द ओन गोल. नहीं बिल्कुल, we've seen Pulisic के throughout his entire career कि वो उस तरह की positions में he's very dangerous where he receives the ball from midfield and in that pocket of space जहाँ left पे he has, and that forces a 2v1 situation as well, and great bit of skill. And when he cuts it back, McKennie gets lucky, tries to play it back into their number 9, but that deflection he got lucky, and it was a great goal, and it was a very important goal उस context में कि it's a sigh of relief home team के लिए, बहुत pressure था उनके लिए. So नहीं, it was a great goal for the US. अच्छा, we'll now take you to the second goal. Rehan, if you can walk us through this. I think इसका हमने पूरा build-up नहीं देखा, but Pulisic had a great game throughout, and the finish here is superb as well. But the good thing about this goal is कि the number of passes before they got into this area, जो हम अक्सर बात करते हैं, Pochettino team sometimes go too vertical, try to pass the ball too quickly. They were patient in build-up, and I think there were around 15 to 16 passes in this goal before that ball was played into Pulisic, and then he cut that ball there. And even the third goal, I think a brilliant finish. Again, patience from the US, and they were just brilliant throughout the day. ठीक है जी, गोल नंबर 3 हसन इस पे भी बात कर ले, और फिर मैं आपको क्या याद करेंगे, जिवानी रैना के गोल पे भी बात करेंगे. क्या याद करेंगे? I mean, ये जो second goal था खास तौर पे, this is a striker's dream. Anybody who would have scored this goal would have been proud of it. But है तो भाई मजे की सबसे ये चीज़ नजर आई कि जब जिस तरह Pulisic ने भी गोल किया, ये रेना का world class. This might be one of the contenders of the goal of the tournament because जितने खूबसूरती से उन्होंने minimal backlift के साथ इसे finish किया है. Also a trademark for the Trionda ball because इसमें सिर्फ 4 panels हैं, and that's one of the reasons it travels so quickly and it's so easier for it to get that pace into the far corner. सबसे कमाल चीज़ मुझे ये लगी, कल हम बात कर रहे थे कि एक लो ब्लॉक अप्लाइंग टीम के खिलाफ कैसे मैनेज करेगी पोचेटिनो की टीम. आपने डायरेक्ट रनिंग देखी पहले गोल में पुलिसिच की, आपने ओवर द टॉप बॉल्स देखी बिहाइंड द लाइंस दूसरे और तीसरे गोल में, इंट्रिकेट पासिंग देखी जिस तरह रेहान बात कर रहे थे, एंड a moment of magic where the other team was just backing off and you can take that chance. So I think in terms of the way Pochettino plays his team with those overlaps and the different ways he wants to score goals, it could not have been a better start for the US. Almost like a
हॉलीवुड मूवी, बिकॉज जो आखिरी गोल उन्होंने कंसीड किया उसमें ये भी दिखा दिया कि ये वीकनेस भी है। बिल्कुल, यूएसए ने 4 गोल स्कोर तो किए, 4-1 से उन्होंने ये मैच एंड किया, बट पुलिसिच का हाफ टाइम पे वापस आना, बैठना और अब अगले मैच के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वहाँ पे है, उसके बारे में भी यूएसए को वरी करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, बट व्हेन वी कम बैक यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग किक ऑफ। वेलकम बैक टू किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैड। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन की ट्रांसमिशन में आपको हम दिखाएंगे 4 ब्लॉकबस्टर मैचेस फ्रॉम द वर्ल्ड कप, और ये तमाम तरह एक्शन आप बराह रास्त देख सकते हैं only on PTV Sports and TapMad. Let's just quickly have a confirmation of the matches that we'll be showing you today. We will start off with Qatar versus Switzerland, जो हमारी इस शो के बाद आपको बराह रास्त इस मैच पे लेके जाएंगे, which will be from San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. और जो दूसरा मैच होगा, the big one from the New Jersey Met Stadium, Brazil versus Morocco. दो मैचेस और भी हैं। इसके बाद कंटिन्यू होगा एक्शन एंड वी विल सी हेटी एंड स्कॉटलैंड लॉक हॉर्न्स इन द बॉस्टन स्टेडियम, एंड फॉलोइंग दैट अनदर एक्साइटिंग क्लैश ग्रुप डी के हम आज पहली झलक भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया अप अगेंस्ट टर्की इन वैंकूवर। ऑल ऑफ दिस एक्शन कमिंग राइट अप। So a lot of matches lined up. लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे थे पहले यूएसए की, उसमें एक कंक्लूडिंग कमेंट मैं लेना चाह रहा हूं, बिकॉज इट वाज सच अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय द यूएस। अभी यू वांटेड टू कंक्लूड ऑन दैट? या बिल्कुल, कल के मैच में हमने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी है, दैट यूएसए हैज़ फाउंड अ फोकल पॉइंट इन अटैक। बैलिगिन का कल डेब्यू था, ही हैज स्कोर्ड 2 इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर द यूएसए, एंड दैट हैज़ शोड कि यूएसए अपनी डोमिनेंस रख के मैचेस जीतना चाहता है, ना कि वो नैरो विन करके वो अपना वर्ल्ड कप का स्टार्ट करे। सो आई थिंक बैलिगिन इज़ अ क्रूशियल अटैकर नाउ, जो कि यूएसए की टीम के अंदर हमें नजर आया। बिल्कुल, आई थिंक अब पहले मैच की तरफ चलते हैं जिसको हम आज टच करेंगे, बिकॉज हमारा जो मेजर बिल्डअप होगा दैट विल बी ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को। लेकिन रेहान, हेटी एंड स्कॉटलैंड इज ऑल्सो एन एक्साइटिंग क्लैश, क्योंकि ये दोनों टीम्स डेकेड्स के बाद वर्ल्ड कप में फीचर हो रही हैं। What can you tell us about this clash? Number one, I think very few people care about Scotland. Number two, Wow, right off the bat. नंबर 2 ये कि वर्ल्ड कप की खूबसूरती है कि हेटी जैसी टीम्स इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई की। 48 टीम का जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो इनकी क्वालिफिकेशन इज़ अ ह्यूज डील, और इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके जो मैनेजर हैं, ही इज़ फ्रेंच, उन्होंने ये पूरी क्वालिफिकेशन कैंपेन वो अपने मुल्क गए नहीं कैंपेन करने, और एक पॉइंट पे ही गेव एन इंटरव्यू टू अ फ्रेंच मैगजीन इन विच ही सेड इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी टू ट्रैवल देयर, तो वो जूम के ऊपर कोचिंग करते रहे। उसके बाद ही हैड 15 players out of 26 players in this squad who were not born in Haiti. 12 of them were born in France, which is an unbelievable story, and not even first generation, second generation French players. FIFA ने ये रूल चेंज किया था एक अर्सा पहले कि अंडर 21 अगर आप इसी मुल्क से खेले हो तो आप दूसरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ यू बिफोर 21 यू चूज दैट अदर कंट्री। सो ये डायस्पोरा टीम्स की सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है इन दिस वर्ल्ड कप, एंड व्हेन दे एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द टूर्नामेंट इट वाज 222 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, एग्जैक्टली ऑन द सेम डे। और इसके बाद उन्होंने एक पैच लगाया अपनी शर्ट के ऊपर, जो कि पैच पहले अप्रूव हुआ इस वर्ल्ड कप के लिए, फिर उनकी शर्ट चेंज करवाई गई जब वो इस वर्ल्ड कप के अंदर आए। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर अ टीम लाइक दैट टू क्वालिफाई, एंड द बिगेस्ट थिंग इज के देयर वर गैंग वॉर्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। जिस दिन उन्होंने क्वालिफाई किया, राइवल गैंग सेलिब्रेटेड टुगेदर। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन मेरे लिए टेक अवे पॉइंट था जूम पे कोचिंग, क्योंकि आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है उन कोचेस के साथ काम करने का जो जूम से कोचिंग करते हैं। जी हसन, यू वांट टू से समथिंग? आई केयर अबाउट स्कॉटलैंड भाई, क्यों नहीं? I think I also care about Scotland a lot. स्कॉटलैंड वो टीम है जिसने 12 दफा यूरोज या वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफाई किया और वो नहीं आगे जा सकी, तो आई कैन फील फॉर देम। And I think this is the first opportunity they're going to make it through to a knockout stage, and more importantly this game is very important क्योंकि उनके साथ
ब्राजील और मोरक्को है ग्रुप में, और मेजॉरिटी टीमें जिन्होंने आगे जाना है वो 3 पॉइंट पर अच्छे ग्रुप्स में फिनिश करेंगी। इसका मतलब जिस छोटी टीम के खिलाफ उनका मैच है, दे नीड टू विन बाय अ गुड गोल मार्जिन, सो देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दिस, द वे दे डिफीटेड डेनमार्क, आई थिंक इट्स अ बिग गेम। चलो यार आप फिक्र ना करो, जब स्कॉटलैंड का होगा ना ब्राजील या मोरक्को के साथ, उस पर ज्यादा बात करें, ठीक है? मैं ब्राजील पे कर लूंगा। नहीं मैं लेकिन इसी तरह बिकॉज देखिए हर टीम, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त आपको पता है मैचेस बहुत ज्यादा हैं, एंड वी आल्सो हैव टू बिल्ड अप टू द बिग गेम्स टुनाइट। इट्स नॉट, आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग द अदर मैचेस, बट हमें मौका मिलेगा जब यही टीम्स की और मैचेस होंगे अगेंस्ट फर्दर ऑपोजिशन। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तुर्की है इज द सेम सिनारियो, बट आई जस्ट टेक अ पासिंग कमेंट फ्रॉम यू तुराब ऑन दिस मैच एंड देन वील मूव टुवर्ड्स ब्राजील वर्सेस मोरक्को। The best way to describe this game is talent and experience versus grit. Turkey has talent. We all know all the talented players. उनके पास Yildiz, Güler, हम सब we're very excited to see these players. But जो ऑस्ट्रेलिया की grit है, I think is a bit of an underrated factor. पिछले World Cup में भी when they played against Argentina, they pulled out a decent result for their standards. तो इससे this is one of those games. I mean, Calhanoglu ने अपने their captain said in a press conference that they will dominate this game, and the manager sort of backed that up a little bit as well. जिसकी वजह से this is a Turkish side that is quite confident going into this World Cup. Australia maybe not as experienced, but we know that they have that grit कि वो एक decent result pull off कर सकते हैं. So it's still an exciting game and I'm looking forward to it. बिल्कुल, आई थिंक अब क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, बट देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। अपना बिल्डअप शुरू करते हैं ऑन ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को। हमने अपने पैकेजेस में भी पहले शो किया था कि ब्राज़ील की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है इन पाकिस्तान। सो मेनी पीपल लव दिस टीम एंड फॉलो दिस टीम क्लोजली। दे विल बी अप अगेंस्ट मोरक्को। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दिस क्लैश represents. 98, very long time ago, so I cannot tell you a lot about that time, but it's now 2026. It's not about history. We know it's not about the past. From Vinicius Junior to Endrick, the future of Brazil is here. We're expecting a very strong, physical and fast team in an end-to-end match. I think we have a good side, but more importantly, we have amazing fans. Obviously, we know the weight of wearing this uniform, but we have 26 players who are working hard, giving their all, to make Brazilian fans happy again. We have a lot of respect for them, but we are scared for nobody. Brazil never left. किक ऑफ की टीम ने बहुत सारे पैकेजेस प्रिपेयर किए, बट ये पैकेज एक ऐसा था which has given me goosebumps. What a wonderful package of Brazil versus Morocco. रेहान, मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगा। कुछ तो है यार ब्राज़ील में, कोई तो बात है यार जो देखने का दिल करता है यार। I just saw some of the players there, और it's not, मतलब it's very difficult to explain. अगर रोनाल्डो नज़ारियो किसी ने देखा है तो the evolution of how striker should play, वो revolution थी, evolution नहीं थी. He completely changed that role. Ronaldinho, the tricks, the flair, I mean जितनी joy उसने लोगों को दी just to watch him play, like I think that we saw. Rivaldo, one of the sweetest left foot the game has ever seen, and I think he was again very beautiful to watch. And a lot of these Brazilian players that you see, मतलब आप उनको describe नहीं कर सकते in any system, you cannot describe them in any tactics. Even Neymar, मतलब the tricks that Neymar does are in the moment. They're not like a pre-planned step over, and it's the way they move. It's very very special to watch. And even if you know पूरी ब्राज़ील की टीम, for example 2002 की जो इनकी विनिंग टीम जो 24 साल पहले जीते थे, उसकी अगर आप टीम उठा के देखें ना, उनकी मिडफील्ड और डिफेंस उठा के देखें तो that is the least Brazilian team ever. But उनका front three was so beautiful to watch, of Ronaldinho, Ronaldo and Rivaldo. I mean that's probably the most fun front three probably in the history of the World Cup. So I think that's the beauty of Brazilian football, कि you will find something like that. Absolutely, absolutely. And I think हम इस पे मज़ीद भी build up करेंगे. कार्लो एंचेलोटी के ऊपर जितनी बात इस वक्त हो रही है, he's such a decorated manager, and now this is going to be his big assignment. Do you think he is up for the task?
एब्सोल्युटली, आई थिंक कार्लो एंजेलोटी की जो फिलॉसफी की एवोल्यूशन है उसी में इस चीज़ का आंसर है. आई मीन ही स्टार्ट्स अंडर साकी 94 के वर्ल्ड कप में असिस्टेंट कोच होते हैं, फिर पामा में जाते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि वो रिजिड सिस्टम लेकर जाते हैं और वहाँ पे बाजियो आने लगते हैं. वन ऑफ हैदर भाई's फेवरेट रोबर्टो बाजियो, एंड ही ब्लॉक्स दैट मूव बिकॉज ही स्टक विद द रिजिड सिस्टम. वो कह रहे हैं मैंने 4-4-2 ही खिलाना है. देन ही गोज टू यूवेंटस, हैदर भाई's क्लब. वहाँ पे ज़िडान मौजूद है और वो कह रहे हैं कि क्रिएटिव मिडफील्डर मेरे सिस्टम में तो नहीं खेल सकता, बट he has to change his system and he does that. He plays a 3-4-1-2, gives Zidane the creative freedom to actually play his role, be that guy and credits it to Zidane. वो कहते हैं Zidane की वजह से मैंने अपनी फुटबॉल की फिलॉसफी को चेंज किया, उसकी वजह से मैंने ये चीज़ सीखी कि आपने प्लेयर के गिर्द टीम बनानी है. Then he goes on to AC Milan, wins Champions League, goes on to Real Madrid, wins Champions Leagues, goes on to other clubs, wins all those leagues. Why he is coming to Brazil is कि ब्राज़ील 2002 के बाद कोई वर्ल्ड कप इसलिए भी नहीं जीत सका कि यूरोप की टैक्टिक्स ने टीम की फॉर्मेशन के साथ एज अ स्ट्रक्चर मूव कर लिया और जोगा बोनीतो ब्यूटीफुल फुटबॉल ब्राज़ील ज़रूर खेलना चाहती थी लेकिन उसको कैरी नहीं कर सकी. आई सम इट अप बाय पिल्लोस कोट. वो कहते हैं कि अब प्लेयर अपनी मर्जी से हर चीज़ नहीं कर सकता, अब आपको एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होना पड़ता है. एंड नाउ बेसिकली ज़िडान टॉट एंचेलोटी कि आप टेलर्ड सूट जो है वो बेहतर रहता है. एक बना बनाया सूट जो है जिसमें आप लोगों को फिट करने की घुसाने की कोशिश करते हो वो काम नहीं करता. दैट्स व्हाई आई बिलीव एंचेलोटी इज द परफेक्ट फिट फॉर ब्राज़ील. अच्छा, यहाँ पर मैं वैसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट नॉन ब्राज़ीलियन हेड कोच इन ब्राज़ील्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री, राइट? आई मीन फर्स्ट फॉरेनर इन 100 years टू कोच ब्राज़ील. और कार्लो एंचेलोटी पे जितनी भी बात की जाए कम है. मुझे पता है यहाँ पर हसन आज़म ने बड़ी खूबसूरती से एंचेलोटी की सारी मैनेजरियल टेक्निक फ्लेक्सिबिलिटी को ज़िडान पे ट्रांसफ़र कर दिया है. लेकिन भैया, व्हेन यू हैव द मोस्ट डेकोरेटेड मैनेजर इन द वर्ल्ड मैनेजिंग योर साइड, व्हाट डज इट ब्रिंग ऑन द टेबल? I think number one, it brings a lot of pressure because आपका manager भी बहुत ज़्यादा decorated है, and then you have one of the most star-studded team जो आप जिसको आप मैनेज कर रहे हो. आप हम ब्राज़ील की बात करते हैं, वी हैव विनिशियस जूनियर, वी हैव रफीनिया, वी हैव कैसेमीरो, लूकस. हमारे पास स्टार स्टडेड टीम है जिसको वो मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली होप्स गेट्स हाई अ लॉट और पहला मैच ही आपके टूर्नामेंट की पूरी टोन को जो है वो सेट करता है. एंड देन जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो देयर आर 2 टैक्टिक्स जिसके ऊपर वो ज़्यादा वर्क अराउंड करते हैं. नंबर 1 तो उनकी 1-on-1 ड्रिबलिंग जो है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट. एंड सेकेंडली वो अपने विंग्स, अपने फ्लैंक्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रॉस द बॉल इन एंड देन दे हैव देयर स्ट्राइकर्स टू प्लेस. बट ऑन द अदर हैंड जब हम मोरक्को के साथ इस मैच को एनालाइज कर रहे हैं तो मोरक्को इज सॉर्ट ऑफ अ टीम जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. वो वेट करते हैं, वो डिफेंड करते हैं, दे वेट फॉर दे पुश अप देयर डिफेंस टिल द टाइम कि वो अटैकर्स को वहाँ पर रोकें, वो गेम को कॉम्पैक्ट करें, दे विन द बॉल एंड देन दे बिल्ड अप देयर काउंटर अटैक. सो आई थिंक इट वुड बी अ गुड मैच टुडे टू वॉच. एब्सोल्युटली. और हम मोरक्को के ऊपर भी बात करेंगे, बट बिफोर वी डू दैट, और आप ऑन ब्राज़ील, बिकॉज अभी अभिया ने भी ये मेंशन किया कि कितनी स्टार स्टडेड टीम है, देन एंचेलोटी इज मैनेजिंग इट. प्रेशर तो नो डाउट है, बट ब्राज़ील के बारे में जब भी बात होती है ना, मोस्ट फैंस वांट टू नो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, ऐसा क्या उनका रीजनिंग है कि उनका इतनी देर से एक गैप चल रहा है, एक डिक्लाइन में जा रही है? व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद ब्राज़ील? देखें ब्राज़ील इन देयर रीसेंट हिस्ट्री, देखें Rambe mentioned the last World Cup that they won in 2002. I was born in 2003. I've never seen Brazil win a World Cup, let alone like, so obviously the emotion Rambe attaches with Brazil is a bit more, he's a bit more close to that, you know, winning side of the Brazil, but I personally haven't seen them win. So I think my personal reason is जब भी मैंने अपने recent World Cups in my time on this planet में ब्राज़ील को देखा है, they've tactically lacked this sort of cohesion in a way कि एक जब individual player जिस तरह Rivaldo, Ronaldo, Nazario, when you have players with that individual flair playing in front of you, you leave it to the players, right? You let them do their job, but वो talent has taken a drop over the recent years of that level of player. I mean, Neymar Jr. I say is the most recent player जिसको हम कह सकते हैं comparatively had that Joga Bonito in him, like, but उसके बाद I haven't seen a single player, even Vinicius being the performer that he is, he doesn't have that flair that I've seen. I mean, he has moments, but for Brazil he hasn't rise to performed the yet. occasion. He hasn't risen to the occasion for Brazil. तो Brazil के पास वो players नहीं रहे that rise to the occasion, right? They been tactically lost, but I want to add to what Abia said as well
कि Ancelotti is a very experienced manager and one of the strengths he has is कि वो stars players के साथ बेहतर perform करते हैं because he's so calm under pressure. He's known for his calmness. we have to take a break right now. Break लेंगे जी. Break के बाद जब वापस आएंगे तो we will discuss Brazil a little bit more. We'll talk about some of these players which Turab has mentioned and I'll take Rehan's opinion on that as well. देखते रहें kick off on PTV Sports and TapMat. We'll be right back. Welcome back to Kick Off. You're watching us live on PTV Sports and TapMat. We're building up to the big clash, Group C, Brazil versus Morocco. हम break से पहले भी अपना build up कर रहे थे on Brazil and on what makes this such a historical match, and this team of course holds so much importance. Hassan, coming to you now with this question, tactics पे अगर हम आ जाएं, what can we expect from Ancelotti and his men up against Morocco? I think Ancelotti अगर आप बात करें तो he'll have the midfield with Casemiro and Paqueta, ताकि आगे के जो तीन forwards Thiago हैं, Rafinha and Vinny Junior, उन्हें room मिले, freedom मिले to express themselves, and maybe the fullbacks can join them as well. But it's majorly up to the front three. जिस तरह रेहान ने बड़ी कमाल analogy दी कि last time जब वो World Cup जीते थे, it was their front three who did that job for them. और Real Madrid में भी जब Ancelotti ने Vinicius Junior का best निकाला and he became that global superstar, he had Rodrigo, after Benzema left, he had Rodrigo and Vinny leading the line and Dembele in that pocket behind them. Bellingham. Bellingham in that pocket behind them, who got so many goals, was the player of the season and made everybody else shine. I feel like in this World Cup, Rafinha will play that role, and then you have Thiago and Vinny Junior up front. So he'll give Brazil that freedom to express themselves, but also have that structure so they can defend well enough to go far in this tournament. Rehan, कुछ major omissions भी हैं Carlo Ancelotti के लिए, right? Eder Militao is not there, जिसकी वजह से I think reliance on some, let's just say veterans, for lack of a better term, Danilo and these players will be in the 11. थोड़ा सा ये कंसर्न मेजर है, बट उसके अलावा भी हम जब बात करते हैं तो आई थिंक थोड़ी सी आगे भी ओमिशंस हैं. हमने सारे पैनल को सुना, यू हर्ड देयर sentiments on the Brazilian squad as well. Let's have your take, and we're going to start off because you're a Madrid fan. Some of these players have won a lot with Ancelotti at Madrid. Some of these players have won a lot at PSG, right? So let's just manage expectations accordingly. I think सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्राज़ील के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर उतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आ रहे जितने वो प्रीवियस वर्ल्ड कप्स के अंदर आए हैं. एंचेलोटी की बहुत एक कमाल चीज़ ये है कि व्हेन एंचेलोटी टुक ओवर, तो एंचेलोटी एसेंशियली वाज ट्राइंग टू प्ले अ 4-2-4 फॉर्मेशन वेयर ही प्लेड अ डबल पिवट ऑफ कैसेमीरो एंड गिमेरेस, एंड उसके बाद ही वाज गिविंग दैट फ्रीडम टू रोड्रिगो. उनकी टीम में थे बट रोड्रिगो गॉट इंजर्ड, सो ही हैड टू चेंज दैट टैक्टिक. ऑन द अदर हैंड, ऑन द राइट हैंड साइड जो इनका सबसे मेजर मसला था वो ये कि दे हैड सफर्ड इंजरीज. मिलिटाओ वाज थॉट कि वो मे बी ही विल प्ले एज अ राइट बैक, देन वेस्ली वाज अ राइट बैक, वेस्ली आल्सो गॉट इंजर्ड, ही इज आउट ऑफ द स्क्वाड. बट द जीनियस मूव फ्रॉम देन एंचेलोटी केम इन वन ऑफ द फ्रेंडलीज दैट आई वाज वाचिंग कि पकेटा का रोल जो है वो इतना इंटरेस्टिंग कर दिया गया कि ही वाज एसेंशियली लाइक, अगर 4-man मिडफील्ड खेल रही हो तो ही वाज अ लेफ्ट साइड मिडफील्डर हु केप्ट ड्रॉपिंग इनटू द नंबर 10 रोल, एंड वो इंट्रिकेट पासिंग जो है इनकी, जो शॉर्ट पासिंग है वो हमने दोबारा देखना शुरू कर दी. ब्राज़ील प्लेइंग ब्राज़ीलियन फुटबॉल, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो कैसेमीरो का रोल है इन ब्राज़ील हैज़ ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट टू हिज क्लब रोल्स. इवन एट रियल मैड्रिड अगर आप उसको कहते थे कि वो डिस्ट्रॉयर है कुछ है, विद ब्राज़ील ही इज ऑलवेज बीन अ डिस्ट्रीब्यूटर. Yes, he's been a distributor, and he basically he plays those line breaking passes, and because you have that one player coming into that empty space, pockets of space, तो वहाँ पे बॉल पिकअप करता है. एंड एक चीज़ आपने बात की एजिंग स्क्वाड की, तो एंचेलोटी की अगर आप करियर की मास्टर स्ट्रोक देखें
तो दुनिया की सबसे एजिंग स्क्वाड एसी मिलान की क्रिसमस ट्री के साथ उसने चैंपियंस लीग जीती हुई है। मतलब वो लोग सिर्फ वो लोग सिर्फ दे ओनली टर्न्ड अप फॉर चैंपियंस लीग एंड बिग मैचेस, अदरवाइज एसी मिलान इन सेrie A वी ऑल नो हाउ दे परफॉर्म इन सेrie A। तो इफ देयर इज वन मैनेजर इन वर्ल्ड फुटबॉल हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स just by giving them that freedom, it's Ancelotti। और Ancelotti के बारे में एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है कि Ancelotti doesn't do tactics। Ancelotti is a genius tactically। Ancelotti always out of shape goes into a 4-4-2। when they have the ball he allows his players to move around, but he always जो उसके central midfield pairing होती है, that's always his key। so even in a Christmas tree he used that, even at Madrid he used that। so I think the good thing for Brazil is the expectation, lack of expectation। and one player I want to talk about, one player specifically is Endrick। और Endrick के ऊपर जितना उसने rely किया in friendlies and all, coming off the bench and everything, you might see him, if not in the first match, you might see him starting later on in the tournament। Absolutely right, क्योंकि I think जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त वो लैक कर रहे हैं is an out and out number 9 जिन पे वो rely कर सके, and Endrick can actually do that role much more effectively। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज कार्लो एंचेलोटी के लिए होगा वो यही होगा कि क्या वो ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी को इंटैक्ट रख सकेंगे with his tactics। Roger Ibanez has a few words to say on what the true identity of Brazilian football is. I believe our identity boils down to this. It boils down to beautiful football, played to a very high standard. Football that is well displayed on the pitch. And that makes the identity of Brazil the famous Joga Bonito. Pele, Ronaldinho and Neymar. Is defence the best form of attack? We need to combine both. I played many positions in the team. It was a choice. Defender. There is Lucio, there is Juan, there is Thiago Silva, Marquinhos, who I'm playing side by side, which is significant for me because I grew up watching him, which motivates me to give more of myself on the pitch. Marquinhos, intelligence. Gabriel Magalhaes, grit, strength. Bremer, Lau Pereira, Douglas Santos, strength, reasoning, calm. Danilo, experience. Alexandro, marking. I believe that it is about delivering the ball in the best way possible, so the forwards can have an easier time ahead. I believe that is our focus, our determination. It's in our nature. We are able to do our utmost and play beautifully. Me, Roger Ibanez, determination. That was Roger Ibanez। और इसमें जो एक बात देखने वाली थी वो ये थी कि ब्राज़ीलियन फ्लेयर और अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन someone who comes from the defenders club obviously has to talk about the defenders। and when you look at the defenders, तो आप यहाँ पर again when you look at the squad that has been selected, मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि अभी the likes of Bremer will be on the bench effectively, right? I mean, so you will have Gabriel Magalhaes, who's had a wonderful, phenomenal season. Marquinhos, दो Champions League अभी recently जीत चुके हैं। So let's just talk about Gabriel here first. Yeah. How significant is he for this plan? बिल्कुल, Gabriel is one of, in my opinion, one of the most important defensive players in Brazil। उसकी वजह ये है because we've seen Gabriel throughout his entire Arsenal season कि he brings something different in the Brazil team, which is that aerial threat in the box। Brazil has talented players that can like throw in बहुत accurate crosses in the boxes, and Gabriel in set pieces, because then again set pieces, every single game we're seeing set pieces are important, and then Gabriel can bring that extra set piece threat within the box। और उसके अलावा Roger Ibanez, I mean, amazing player as well, but I think that centre back pairing will be Marquinhos and Gabriel। Marquinhos with that experience and Gabriel with that physicality,
and that aerial threat in the box. So I'm actually very excited to see Gabriel's performance, especially because Arsenal का जो season होता हुआ आ रहा है, we've seen him perform extremely well with that centre back pairing with Saliba. ठीक है, ज़बरदस्त. अच्छा हसन, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मिडफील्ड हियर एज वेल. आई मीन ब्रूनो गुमारेश, कैसेमेरो, इनका तो चले लोगों को पता ही है, बट लेट्स टॉक अबाउट डेनिलो सैंटोस हु लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर व्हेन ही हैज़ द ब्राज़ील जर्सी ऑन. या आई थिंक ये हमने बहुत से प्लेयर्स के साथ देखा है व्हेन दे टर्न अप फॉर नेशनल ड्यूटी, हाउ दे परफॉर्म फॉर देयर क्लब एंड how they perform for their country is completely different in terms of how they occupy space, how they अभी रेहान ने कैसेमीरो की भी एग्जांपल थी कि वो वहाँ पर डिस्ट्रॉयर खेलते हैं और यहाँ पर उनकी जो विजन है और बॉल मूवमेंट है और जिस तरह उनकी रेंज ऑफ पासिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. सैंटोस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल्स एज वेल एंड आई थिंक इट्स गोना बी की फ्रॉम एंचेलोटी एज वेल कि वो कितना रूम देते हैं अपने प्लेयर्स को और किस हद तक वो रोल डिफाइन करते हैं उनके लिए. सैंटोस इज गोना बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स फॉर देम. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. यहाँ पे थोड़ा सा भी आप सबकी बात करी, सारे सुपरस्टार्स की बात कर ली. इट माइट बी रॉन्ग ऑन अस इफ वी डोंट टॉक अबाउट probably one of the most prominent goalkeepers in the world right now, and that is Alisson Becker, right? So let's just quickly talk about Alisson Becker over here. काफ़ी ज़्यादा speculations Alisson को भी लेके थी, क्या वो लिवरपूल रुकेंगे, क्या वो नहीं रुकेंगे. अब इस वक्त उन्होंने एटलीस्ट अपना क्लब फ्यूचर तो काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया हुआ है विद लिवरपूल, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टू द टेबल एज अ लीडर इन दैट डिफेंसिव लाइन. आई थिंक डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफेंसिव लाइन, तो उसका जो पहला मेन की प्लेयर होता है वो आपका गोलकीपर ही होता है. सो जब हम गोलकीपर की बात करते हैं, बिकॉज गोलकीपर इज़ द फर्स्ट गाय टू स्टार्ट द मैच, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहीं से आपकी डिफेंसिव एक गेम प्ले का मोमेंटम सेट होता है. सो अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट मैच टुडे. ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को लास्ट इनकाउंटर इनका हुआ था 2023 के अंदर, एंड ब्राज़ील लॉस्ट द मैच. So Morocco is not just an outsider team; they are coming in with a winning mentality as well against Brazil. So I think a lot depends upon this goalkeeper today as well, because जिस तरह से flow back से set होता है, उसी तरीके से game flow आता है midfield के अंदर, and then strikers get the chance to score the goal. Absolutely. Brazil versus Morocco का build-up चल रहा है. 5-time world champions, can they start off their campaign with a win against Morocco? यहाँ पर हम एक break लेते हैं, but when we come back, a lot of analysis coming on the other side on Morocco. Stay tuned. देख सकते हैं जैसे कि कतर और स्विट्जरलैंड की टीम्स आर नाउ अराइविंग एट द स्टेडियम in anticipation of their big match, their World Cup opener today, which will be brought to you live from the San Francisco Bay Area Stadium in the US. बहुत बड़ा मैच है ये इस वक्त इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जिस तरह हसन आजम ने आज पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर थर्ड प्लेस में भी आगे जाना है तो you need to get as many results for you early as possible. वेलकम बैक टू किक ऑफ ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैड. आज जो पहला मैच हम दिखाएंगे आपको वो होगा कतर वर्सेस स्विट्जरलैंड, एंड वील टॉक अबाउट दैट मैच इन अ व्हाइल. वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन द बिग क्लैश व्हिच विल बी प्लेड एट 3 AM लेटर टुडे, व्हिच इज ब्राजील वर्सेस मोरक्को. और ब्राज़ील पे हमने बहुत लंबी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की. मुझे पता आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि नेमार पे भी बात नहीं की. नेमार ने पहला मैच खेलना नहीं है, बाद में बात करेंगे. तो अब फोकस करते हैं मोरक्को पर. एंड व्हेन वी स्टार्ट ऑफ ऑन मोरक्को, अभी हैज़ ऑलरेडी टच्ड अ बिट ऑन मोरक्को, लेकिन यहाँ पर मैं हसन आपसे बात करूँगा. कैन मोरक्को रिपीट व्हाट दे डिड इन 2022? आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टास्क टू आस्क दैट ऑफ देम, बट गिवन जिस तरह वो टूर्नामेंट में आ रहे हैं और उनकी टीम लास्ट वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में बेहतर लग रही है. इनफैक्ट जब से उनके नए कोच वाबी आए हैं उन्होंने उनमें अटैकिंग फ्लेयर भी डाल दिया है, एडिड फ्लेयर डाल दिया. इब्राहिम डियाज, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, इट फील्स लाइक दिस मोरक्कन साइड इज बेटर देन द लास्ट मोरक्कन साइड समहाउ, एंड आई नो देयर गोना बी अ लॉट ऑफ आईज ऑन देम.
बट हैदर भाई उस फीट को रिपीट करना इट्स नॉट गोना बी इजी। बट जिस तरह आपने कहा ब्राज़ील मोरक्को इज़ द बिगेस्ट गेम ऑफ दिस ग्रुप स्टेज, क्योंकि एक 6th रैंक है, एक 8th रैंक है वर्ल्ड में। मोरक्को आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट रीच द क्वार्टर फाइनल स्टेज एंड आई थिंक दे विल डू इट। बिल्कुल। और हम मोरक्को की अगर प्रीवियस कैंपेन की भी बात करें, रेहान वलीद रेग्रागुई जो उनके प्रीवियस मैनेजर हैं, जो उनको कहा जाता है कि वो आर्किटेक्ट थे उस माइलस्टोन की, जो पहली दफ़ा मोरक्को ने जब they became the first African nation to qualify for the semi-final. I know Hassan talked about the new manager, but do you think this new manager has a broader framework on how Morocco are going to approach this World Cup? I think anyone जिसने रेग्रागुई की टीम्स देखी हैं उनको बहुत क्लियर आइडेंटिटी थी मोरक्को की। एक they played a certain way and it was they was defensively solid and also they could launch a counter attack. तो डबल पिवट के साथ खेलते थे and the problem right now with Morocco की आपने पिछले रेग्रागुई himself said कि मोरक्को को जितनी अटेंशन 2022 के वर्ल्ड कप के बाद मिली it was unprecedented and it was almost like they are under a microscope all the time. To the point कि eventually रेग्रागुई ने ये भी कहा कि I'm exhausted of all the attention that he's getting and उसके बाद जो कोई भी सैकिंग जो एमिकेबल नहीं होती, बट जब भी कोई होता है तो वो एमिकेबल ही बोलता है। तो उन्होंने यही कहा कि एमिकेबली आई एम लीविंग दिस इनटू गुड हैंड्स। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू मैनेजर्स इज कि वन जो है ही इज कमिंग फ्रॉम यूथ लेवल फुटबॉल। यूथ लेवल फुटबॉल के अंदर यू कैन आस्क पीपल टू प्रेस विदाउट थिंकिंग अबाउट इंजरीज, विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। 17-year-old kids, 20-year-old kids, that's different. And at this level you do need tactics. At this level you do need that experience. और ये अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर पता चलेगा कि how well equipped he is to handle this. और he comes from Morocco's existing structure. और वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप ये कह सकते हैं कि yes, Moroccan football may be in safe hands, but because there's so much pressure and right now African football जितनी attention उनको मिली, जिस तरह वो African Cup of Nations का फाइनल का जो हुआ जिसमें मोरक्को पहले जीता, फिर मोरक्को पहले हारा, फिर मोरक्को जीत गया, फिर पता नहीं कौन जीता। तो आई मीन दैट एंटायर स्टोरी इज आल्सो समथिंग। फाइनल नहीं हो रहा, दोनों ही जीते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले हार गए, जीत गए, अभी नो वन नोस हु वन। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 2022 में बहुत ज़्यादा हीरोज थे इनके जो सामने आए, उनमें से वन हीरो was Soufiane Amrabat, who's also part of this squad. 2022 में he was a standout midfielder. Can they repeat what they did in 2022? Here's Soufiane Amrabat. The last World Cup, it was a surprise maybe for a lot of people. In 2018 we had the Russia World Cup. I think we played very well, but we went out of the group. I remember that first game against Croatia, we didn't really knew what to expect. Then we grew in the game, we started to play better, getting more confidence. Second game against Belgium, big team with big players. Beat them with 2-0 was a big boost for our confidence. To be the top of the group in the World Cup, the stadium was full with Moroccan people. Everywhere were people partying, were happy. That feeling, the joy that you feel, I don't think you can have that a lot in your life, that feeling that you felt in that moment. I think beating Spain showed the whole world that we can beat everybody, every opponent, every team. I remember that the game against Portugal was a hard game. We ran so much, we were flying. Bono was amazing like always. And then of course, France. We were the underdog. Moi, j'aime pas trop être la surprise. J'y étais pas. Je me rappelle de tous les matchs. Non, l'objectif reste le même. La différence qu'il y avait, c'est que les attentes étaient différentes.
Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas une surprise, on doit maintenant assumer sur le terrain. Et puis c'est clair que le fait d'avoir vécu 2022, ça nous a donné aussi la force et le courage d'assumer aussi qu'on était aujourd'hui, qu'on était capable de faire des grandes choses. Our dream is to win the World Cup. If you play with your heart and you put everything what you have in the game, everything is possible. जी Sufyan Amrabat recalling that magnificent World Cup campaign in 2022. Morocco were unstoppable. They beat Belgium, they beat Spain, they beat Portugal. But now all eyes will be on their World Cup opener against Brazil. Abiha, you wanted to add something on Morocco and how they will be approaching their first game. Yeah, for this match, Morocco has a strong defensive midfield. और अभी जो हमने अमरावत का package देखा, so he is called the engine of the Moroccan team, the midfield engine. Star player from the Manchester United. So Moroccan team, अभी जैसे हम पहले Brazilian team की strength की बात कर रहे थे, जब हम Moroccan team की बात करते हैं, so they have strong defensive midfield. So we have Amrabat over there, then we have Ashraf Hakimi, one of the key player. He is also one of that star player जो कि defend करता है from the Moroccan side, and then counter attack के अंदर they build up their attacking runs. So एक तरफ अगर हम star studded team of the Brazil nation देख रहे हैं, दूसरी तरफ we have an equally good team that is carried under the flag of Morocco. So I think today's match would be a very exciting match in between both of the teams, and we're really looking forward towards the end. बिल्कुल, हम कुछ ही देर में अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे कि आज वो क्या किसकी साइड पर हैं इस बिग मैच के लिए. वो तो एंड पे प्रेडिक्शन एंड लेने के जस्ट बिफोर बिल्ड अप तो मैं देना शुरू कर दूं. बिफोर वी गो ऑन टू ब्रेक, रेहान, क्विक वर्ड ऑन Brahim Diaz. Brahim Diaz is a very weird player. Weird in a sense, I'll explain. छोटा सा explain करूँगा. Brahim Diaz is the kind of player, when he comes off the bench, he creates far more impact. When he starts games, he doesn't create as much impact. That is for his club. For his country, he's the exact opposite, because when he starts, उसका impact ज़्यादा होता है. और हमने देखा कि every time he's come off the bench, तो उसके ऊपर वो pressure होता है. He hasn't been able to perform at the level, and that's why I'm calling him weird, because his club and his country, the way he plays for both teams is as different as it can get. And I think his importance is कि इस मैच के अंदर अगर double pivot को कोई बंदा bypass कर सकता है ब्राज़ील के in their team, that's Brahim, because he drops into those spaces and has that soft first touch as well. क्योंकि वहाँ पे इतने स्टार्स हैं, इधर ही अकेला स्टार है इसलिए. नहीं, लेकिन वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, then we'll start our build up to Qatar versus Switzerland, which you can watch live on PTV Sports and TapMat. Stay tuned. The FIFA World Cup action continues. The Group B action, Qatar versus Switzerland. आज हम देखेंगे. This is the head-to-head. Right now, 14 wins for Switzerland up against Qatar, and Qatar will want to sort of rectify that and gain a stronger position, especially since that last World Cup is going to be an exciting one in Group B. स्विट्ज़रलैंड एंड कतर, हमने अभी आपको विजुअल्स भी शेयर किए थे. टीम्स जो हैं वो अराइव होना शुरू हो गई हैं. बट तुराब, कतर, एक तो जब हम लास्ट वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2022 के वर्ल्ड कप की, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्ल्ड कप्स इन हिस्ट्री. बट देयर इज समथिंग दैट कतर टुक अवे फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप जो कि वो नहीं चाहेंगे, विच वाज द रिकॉर्ड फॉर द वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय अ होस्ट नेशन. How will they be looking to approach their first game this time? जी बिल्कुल, being the host country of that World Cup, it was definitely a disappointing result for them. They were definitely looking to get something out of the World Cup, but they couldn't. But that's why they've appointed their coach, Julen Lopetegui. I might be saying his name wrong. It's a confusing name. but रेहान का फेवरेट बंदा है, उसका नाम सही कर देगा. हाँ, मुझे रेहान भाई की करेक्शन नहीं आई ना, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो गया देख मैं कुछ ठीक ना बोल रहा हूँ. But नहीं, that appointment says a lot about what Qatar will be trying to do at this World Cup. They are looking for someone, and they have assigned someone experienced enough with the top flight football.
कि they will be looking to improve, of course. हमने देखा था Canada got their first point as well. So Qatar will also be looking forward to getting a point at least from this game. And very important for Qatar to actually get a result out of this game because the rest of the group isn't looking that great for them. But उसके अलावा they will be taking a very defensive approach. हमने lineups देखी हैं कि they're starting a lot of defenders, 6 defenders. मैं हैदर भाई से discuss कर रहा था. यार 6 लगते ही नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही. मैं समझा देता हूँ. 4-2-3-1 है तो सही, लेकिन वो मैं समझाता हूँ. जुलियन लोपेटेगी है, ठीक है. उसको like he can play with 11 defenders. He needs one guy जिसको बॉल के साथ भागना आता हो, ठीक है. हम प्लेइंग 11 ही ले लेते हैं ना. लेट्स जस्ट क्विकली हैव द प्लेइंग 11 ऑन द स्क्रीन. या आप पहले कतर की प्लेइंग 11 देख सकते हैं. महमूद अबुनादा द गोलकीपर, उसके अलावा द डिफेंसिव लाइन पेड्रो मिगुएल, ईसा ले, जसिम गबार एंड अयूब अलोई, उसके अलावा हमाम अहमद एंड बोलम होकी, और आगे आसिम मदीबो. अच्छा, बीच में मैंने मिडफील्ड होगी एंड ऑफ कोर्स एडमिन सेजूरियन, अकरम अफीफ एंड यूसुफ अब्दुल रज़ाक. अगर हम जल्दी से स्विट्जरलैंड की ले लें, कुबेल इन गोल, उसके अलावा 3 बैक विद एल्वेडी, मैनुअल अकांजी एंड रिकार्डो रोड्रिगेज, और आगे जब मिडफील्ड में आते हैं डेनिस ज़करिया, रिमो फ्यूलर, ग्रांट जाका एंड माइकल आबिशर, और जबकि अटैक में यू स्टिल हैव ब्रीलम बोलो, डैन डोए एंड रूबन वारगास. दिस इज हाउ दे लाइन अप विद द बैक 3-4-3. रेहान, जल्दी से बात करते हैं स्विट्जरलैंड के लिए, who would be the player to watch? I think बहुत ये कोई ऐसी मैं कोई हिपस्टर चॉइस नहीं आपको बताने लगा. ये बेसिकली everyone has seen him play in the Premier League. He then went to Bayer Leverkusen and Granit Xhaka की मैं बात करने लगा हूँ कि he is still at this age their most important player. But very interestingly, there's an AC Milan 23-year-old Jashari on the bench who can then come in for him, and if at 33 he cannot keep up that pace, तो वो exactly ये कर सकते हैं. He can break the lines. He is the engine, and I think he might be a very interesting player in this World Cup. Coming off the bench, it will be interesting to see Xhaka इस environment के अंदर, इस this World Cup we're all talking about conditions as well. तो will he be able to keep up with that? क्योंकि हम देखते हैं strikers या defenders एक long age के लिए खेल सकते हैं. Very few midfielders keep up that level. Modric being one example, him being another example. But I think they will need their bench, and that's something that they need to look at. How do they rotate their side like that? और अगर हम उनके बेंच की तरफ भी देखें तो मुराद यकीन हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू रिलाई ऑन. आई मीन देयर इज स्टिल विडमेयर ऑन द बेंच. उसके अलावा जशारी का तो ऑलरेडी बता दिया, जिब्राइल साव, ओकाफोर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. बट हमने क्योंकि मैच की तरफ चलना है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस. नो लेज नो गेम, उस पर बात करते हैं. और जल्दी से चारों मैचेस की, भाई जिसने भी बतानी है फौरन चारों मैचेस की बतानी है. क्विकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद तुराब. कतर वर्सेस स्विट्जरलैंड से स्टार्ट करें. ब्राज़ील, मोरक्को, हेटी, स्कॉटलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तुर्की. जल्दी बताएं. Qatar, Switzerland, I'd give it to 3-0 to Switzerland. Okay. Morocco, Brazil, I will give it 2-1 to Brazil. Okay. As for Haiti versus Scotland, I think Scotland will edge this. 2-0 to Scotland. Okay. And as for Turkey and Australia, I will say 2-0 to Turkey. Hasan Azam. Oh my God. This is the exact predictions I was about to say. But done. हाँ, लॉक करूं? बट दोनों को आइंदा सारे बता दे. तीनों को लॉक करें. I had the exact predictions. और इन तीनों को भाई साथ में literally written down. हमारा काम और score line भी. Even I have written it down over I here. think the first match Switzerland 2-0. Okay. The Brazil-Morocco game, I think people are underrating Brazil. I think Brazil will win 2-0. And then after that, Haiti, I think will lose. I said a lot of great things about them, but I think they'll lose 2-0. And 2-1 in the last game to Turkey. ठीक है जी. चले जी रोहा, क्योंकि पिछली बार आपने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि मैंने पर्चा कॉपी किया है, तो आप शुरू करें. मैंने कुछ लिखा ही नहीं है पूरे शो में, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसके बारे में सोचूं. बट मैं अभी आज सेफ बेट के साथ जाना चाहूंगी विद माय 3 फेवरेट पैनलिस्ट, तुराब, हसन, रिया. टेबल से ऊपर नहीं आओगी. नहीं, ये मेरा ब्राइटेस्ट चांस है, तो आज मैं कोशिश मेरी पूरी है कि अब मैं टेबल से ऊपर क्लाइंब करूंगी. ठीक. अच्छा, हम अभी शेयर भी करेंगे लीड कौन कर रहा है, बाप भी बता दें. अच्छा जी, मेरा कतर स्विट्जरलैंड में आई एम गिविंग 2-1 टू स्विट्जरलैंड. ब्राज़ील मोरक्को में आई एम गिविंग इट टू 3-1 टू ब्राज़ील. हेटी स्कॉटलैंड में आई एम गिविंग इट 3-1 टू स्कॉटलैंड. एंड ऑस्ट्रेलिया तुर्की में आई एम गिविंग 2-0 टू तुर्की.
राइट? सो दिस इज माय प्रेडिक्शन. जल्दी से टेबल दिखा दें बिफोर वी हेड ऑफ. जल्दी से अगर I don't think जरूरत है. नहीं दिखाएं दिखाएं पता लगेगा लीड कौन करेगा. हाँ जी, ये देखें कल का जो एक सिचुएशन हुई है, आई थिंक कि सबको ही जरा थोड़ा सा हिट बैक हुआ जब कनाडा का मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन उसके साथ दिस इज द आपने ये तो बताया नहीं कि विनर को क्या मिलेगा. विनर को इस वक्त तो मुझे नहीं पता. मैं बता सकता हूं. रेहान, वी हैव टू गो लाइव टू द मैच. तुराब, हसन, अबीहा, रेहान, थैंक यू सो मच. रोहा, अगेन ऑलवेज अ प्लेजर टू बी को होस्टिंग विद यू. ये था जी हमारा आज का शो. आप देख रहे थे किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट. नाउ इन अ लिटिल व्हाइल वी विल टेक यू लाइव to the action from the first match that will be played today, which will be between Qatar and Switzerland. कल तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दें. देखते रहे टैपमैट एंड पीटीवी स्पोर्ट्स.